हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको वृत्त से संबंधित कुछ सारांश बताने वाले हैं। यह आज सारांश आपको 9th क्लास में वृत्त प्रश्नावली में वृत्त अध्याय में मिल जाएगा। अध्याय 10वां है शायद, तो आप अगर चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। और अगर आपकी मर्जी हुई तो 9th क्लास की सारी वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक जरूर कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र या संगत केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो देखो, अब इसका मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। सारांश तो आपने पढ़ लिया, मतलब जानने के लिए देखो हम आपको बताते हैं। एक वृत्त हो या फिर दो वृत्त हों और दोनों ही वृत्त सर्वांगसम हो, और उन दोनों वृत्तों में अगर कोई जीवा है, समान जीवा है, ठीक है, या फिर एक ही वृत्त में देखो, जैसे यहाँ पे एक वृत्त है और उसमें एक जीवा ए बी और दूसरी जीवा सी डी। अगर ए बी और सी डी बराबर हैं तो वह केंद्र पर भी बराबर कोण आंतरित करेंगे। वही लिखा है कि चाहे तो एक वृत्त हो या फिर सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं हो तो वो केंद्र पर क्या बराबर कोण आंतरित करेंगे। यानी कि अगर सी डी जीवा द्वारा केंद्र पे 60 अंश का कोण बन रहा है तो ए बी जीवा द्वारा भी केंद्र पे 60 अंश का ही कोण बनेगा। ओके, आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो यदि किसी वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की दो जीवाएं केंद्र पर या संगत केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है या फिर दूसरा ऑप्शन है, यह पहले ही ऑप्शन का विलोम है। पहले ऑप्शन में क्या था कि अगर जीवा बराबर हैं, एक ही वृत्त में दो जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पे बराबर कोण आंतरित करेंगे। लेकिन दूसरे विकल्प के अनुसार यदि दो जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण आंतरित कर रही हैं तो वो दोनों जीवाएं भी बराबर होंगी। समझ में आया? अच्छी बात है। आते हैं नेक्स्ट तीसरे ऑप्शन पे। तो किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। चलो ये भी आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र O है, हमने मान लिया O केंद्र है। अब इस केंद्र द्वारा अगर हम इस AB पर लंब डालें, ठीक है, सिर्फ लंब डालें, तो लंब अगर डालोगे तो सिर्फ ये लंब हो गया, ये 90 अंश का एंगल बनेगा। तो ये जो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। लंब डाला, मान लो कि ये जो पॉइंट E है, ई पॉइंट पे क्या कहते हैं, ये लंब पड़ा ए बी पर, तो वह ए बी जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। यानी कहने का मतलब ए ई जो है वो ई बी के इक्वल में हो जाएगी। तो यहाँ चौथा विकल्प है कि केंद्र से होकर जाने वाली और किसी जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अभी इसका मतलब क्या है, ये जो चौथा विकल्प है ये तीसरे विकल्प का विलोम है। अब मतलब कि तीसरे में क्या था कि अगर केंद्र से किसी जीवा पे लंब डालें तो वो जीवा को बराबर बराबर दो भागों में बांट देता है। चौथे में क्या है कि अगर केंद्र से कोई भी एक रेखा जा रही है जो कि जीवा को बराबर बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि अगर ये एफ मान लो काटी है तो सी एफ और एफ डी दोनों बराबर हैं, ठीक है। फिर से बता रहे हैं कि कोई भी रेखा जीवा को दो बराबर भागों में बांट रही है और वो रेखा ओ केंद्र से भी जा रही है, तो वो जो रेखा है वो सी डी या फिर उस जीवा पर क्या लंब होगी, ठीक है। जिस तीसरे विकल्प का विलोम था। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो तीन असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाला केवल एक वृत्त होता है। यह थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग विकल्प है। जैसे कि कोई भी तीन बिंदु हैं असंरेखीय। असंरेखीय का तो मतलब समझ ही रहे हो कि यानी कि वो तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में ना हो, उसी को असंरेखीय कहते हैं। संरेखीय का मतलब जैसे कि अगर कहें कि तीन बिंदु संरेखीय हैं तो यानी कि वो तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा पे हैं। आसमान में वो 3 स्टार भी आपने देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अनुसार कि तीन जो बिंदु हैं वो असंरेखीय यानी कि एक सीधी रेखा में नहीं है। तो अगर इन तीनों बिंदुओं से अगर हम कोई एक वृत्त बनाएं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त बना सकते हैं, उसके अलावा और कोई दूसरा वृत्त नहीं बनेगा, ठीक। तो देखते हैं छठवां ऑप्शन। एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। चलो यह भी अच्छा विकल्प है, बता देते हैं कि एक वृत्त है, इस वृत्त में क्या है हम भी भूल गए, एक वृत्त की से बराबर जीवाएं केंद्र से ओके। चलो देखो, एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, और इस वृत्त से अगर मान लो कि जितनी दूरी पर एक जीवा हमने खींच ली और उतनी ही दूरी पर एक कोई और जीवा खींच ली, तो ठीक है, अगर इन दोनों जीवाओं की केंद्र से अगर दूरी बराबर होगी तो दोनों जीवाओं की लंबाई भी बराबर होगी। देखो कहने का मतलब यदि इस जीवा
ये जो जीवा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तथा ये वाली जीवा ये भी केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जीवा और ये जीवा दोनों ही बराबर होंगी। ये किस ऑप्शन में था? छठे ऑप्शन में। ठीक है, आते हैं 7वें ऑप्शन को लेके। तो एक वृत्त के केंद्र या सर्वांगसम वृत्तों के केंद्रों से समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, या सर्वांगसम वृत्त। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो चाहे एक ही वृत्त में हो चाहे दो अलग अलग वृत्त में हो, लेकिन दोनों वृत्त सर्वांगसम होनी चाहिए इसके शर्त के अनुसार। तो 7वें के अनुसार यह जस्ट 6वें विकल्प का विलोम है। 6वें में क्या था कि अगर दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाओं के केंद्र से दूरी समान है तो दोनों जीवाएं भी समान होंगी, यानी लंबाई में बराबर होंगी। 7वें विकल्प में है कि यदि दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं बराबर हैं, ठीक है, मान लो इस जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, दोनों जीवाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो वो दोनों केंद्र से इक्वल दूरी पर होंगे। यानी कि जीवा की लंबाई अगर बराबर है तो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी, या केंद्र से बराबर दूरी पर है तो जीवा की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ 6वां और 7वां दोनों का मतलब सेम ही है, बस थोड़ा सा विलोम था। तो अभी आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, 8वें पे। वो भाई नेक्स्ट दूसरे पेज में लिखा है, तो देखो 8वां ऑप्शन। यदि किसी वृत्त की दो चाप सर्वांगसम हो तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं, और विलोमतः यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हों तो उनके संगत चाप चाहे दीर्घ हो चाहे लघु सर्वांगसम होते हैं। तो देखो अभी इसका मतलब भी तो समझ में आना चाहिए, इतना बड़ा हमने आपको बता दिया। देखो सर्वप्रथम एक वृत्त है, तो इस वृत्त पे हम कोई भी दो चाप लेते हैं। मान लो कि एक चाप AB ले लिया और दूसरा चाप यहाँ पे CD ले लिया। अगर AB सर्वांगसम है CD, यदि AB सर्वांगसम है CD की, ये चाप का निशान होगा ना, यदि ये दोनों चाप सर्वांगसम है तो इस चाप द्वारा बनी हुई जीवाएं बराबर होंगी। यानी कि अगर इनको हम मिला के जीवा बना दें तो यानी कि AB और CD ये जो दोनों जीवाएं बनेंगी ये बराबर होंगी। और जस्ट इसका विलोम यहाँ पे लिखा है ना, विलोम था, और जस्ट इसका उल्टा भी होता है। यानी कि अगर कोई जीवाएं यानी कि अगर कोई दो जीवाएं बराबर हैं एक ही वृत्त में, ठीक है, क्या है, दो जीवाएं बराबर हैं तो उसके द्वारा बने संगत चाप भी बराबर होंगे। अभी संगत चाप का मतलब कि अब चाहे दीर्घ चाप ले लो, देखो जैसे इस जीवा द्वारा दीर्घ चाप और इस जीवा द्वारा दीर्घ चाप, ठीक है, दोनों ही चाप सर्वांगसम होंगे। कब, किस स्थिति में? जब दोनों जीवाएं बराबर होंगी तो इन दोनों जीवाओं द्वारा दीर्घ चाप भी आपस में सर्वांगसम होंगे और लघु चाप भी सर्वांगसम होंगे। यहाँ पे दीर्घ और लघु दोनों दे रखा है ना, ठीक है। चलो आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो किसी वृत्त की सर्वांगसम चाप केंद्र से बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो ये जस्ट 8वें से ही संबंधित है। तो देखो एक वृत्त है और उस वृत्त में कोई भी दो चाप हैं और दोनों ही चाप सर्वांगसम हैं। अब सर्वांगसम है तो आपको पता ही है 8वें ऑप्शन से कि सर्वांगसम है तो वो उनके द्वारा बनी हुई जीवा भी बराबर होंगी। अब जीवा बराबर है तो मतलब कि उनके द्वारा केंद्र पे आंतरित कोण भी बराबर बनेंगे। तो वही है कि किसी वृत्त की सर्वांगसम चाप केंद्र से बराबर कोण आंतरित करते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे AB और CD ये दोनों चाप बराबर हैं तो इन दोनों चाप द्वारा केंद्र पे मान लो और जो भी कोण बनेगा वो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर ये 70 अंश का है तो ये भी 70 अंश का ही बनेगा। ठीक है, 10वां ऑप्शन है किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का दुगना होता है। यह एक प्रमेय है। देखो एक वृत्त है तो इस वृत्त में हम सर्वप्रथम एक चाप ले लेते हैं, सॉरी हमने जीवा ले ली, एक चाप ले लेते हैं AB। तो इस जो चाप है AB, इस चाप द्वारा केंद्र पे जो कोण बनेगा इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पे, शेष भाग ऊपर ही तो बच रहा है तो शेष भाग पे कहीं पे भी, चाहे यहाँ पे बना ले चाहे इस बिंदु पे हम कोण बना ले, जस्ट इसका डबल मतलब जस्ट इसका ये वाला कोण डबल होगा। या फिर आपको बता दें अंक में कि अगर यहाँ पे 40 अंश बनेगा तो ये 80 अंश का कोण बनेगा। यानी कि केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ठीक है, चलो वैसे ये 10वां ऑप्शन हमने आपको कई बार बता दिया अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देख रखी है जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 11वां ऑप्शन है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब काफ़ी इजी है, आपको शायद आप समझ भी गए हो कि एक वृत्त है और उस वृत्त में कोई भी एक चाप ले लिया, ठीक है, सॉरी एक जीवा ले ली। अब चाहे जीवा ले लो चाहे चाप ले लो, बात एक ही है। तो इस जीवा द्वारा चाहे आप दीर्घ वृत्तखंड पे चाहे जितने कोण बना लो, देखो एक कोण यहाँ पे बना है D, एक कोण यहाँ पे बना है E, एक कोण यहाँ पे बना है F, एक कोण यहाँ पे बना है G। तो कहने का मतलब कि इस चाप द्वारा
एक ही वृत्तखंड में कोण, जो जितने भी कोण बनेंगे, वैसे अनंत कोण बनेंगे, वो सारे कोण का मान बराबर होगा। समझ में आया? यही है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो किसी चार्ट द्वारा चाहे एक ही वृत्तखंड में कोण बनाओ, चाहे छोटे वृत्त, चाहे दीर्घ वृत्तखंड में बनाओ, चाहे लघु वृत्तखंड में, चाप मतलब कि जो कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। नेक्स्ट है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो भाई देखो, वृत्त है, इस वृत्त में अर्धवृत्त कब होगा कि जब हम व्यास खींचेंगे, तभी तो अर्धवृत्त होगा। तो व्यास कब होगा कि जब कोई जीवा केंद्र से होकर जाए तो वो व्यास कहलाती है। तो ये जो जीवा है वो केंद्र से होकर जा रही है, तो यहाँ की ए बी जो है यह व्यास है। तो इस व्यास द्वारा चाहे इस वाले वृत्तखंड में कोण बना, चाहे इस वाले, वैसे जब व्यास खींच गया है तो वो अर्धवृत्त कहलाएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्तखंड में बना कोण 90 अंश का होता है या समकोण होता है, यह 90 अंश का होगा। अब इस व्यास द्वारा चाहे इधर चाहे यहाँ पे कोण बना लो, ये 90 होगा, चाहे यहाँ पे कोण बना लो, ये 90 होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप एक पेपर लो, प्रॉपर प्रकार की सहायता से वृत्त बनाओ और आप एंगल बना के देख लो, सारे एंगल 90 अंश के ही बनेंगे। ठीक है, चलो 13वां है, इसके बाद 2 ऑप्शन और बचेंगे। यदि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित 2 अन्य बिंदुओं पर समान कोण आंतरित करे तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। तो 13वां आसन देखने में समझने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी इजी है। देखो देखो, आपने ये तो जाना ही है कि किसी वृत्त में अगर हम कोई भी 2 कोण बनाते हैं एक ही वृत्तखंड पे, तो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं किसी जीवा द्वारा। लेकिन ये जो 13वां ऑप्शन है ना, जस्ट इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हमको बता दिया है। क्या बताया है कि देखो, ये 2 बिंदु हैं, ए बी 2 बिंदु हैं। अब इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के एक ही तरफ, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, 2 कोई भी बिंदु ले लो। ए बी हमने यहाँ पे बिंदु लिया, एक बिंदु यहाँ पे सी, और एक बिंदु चाहे कहीं भी ले लो। बस शर्त यह होनी चाहिए कि मान लो एक बिंदु यहाँ पे लिया है, एक बिंदु यहाँ पे लिया है। ठीक है, ए बी ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया। तो देखो, बस शर्त यह है कि इस जीवा द्वारा या फिर इन दोनों बिंदुओं से अब जब हम कोण बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, और अगर यहाँ पे हमने बिंदु लिया है तो इस पर जब हम कोण बनाएंगे और यहाँ पे जो कोण बनेगा, ठीक है, तो अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पे ये जो चारों बिंदु हैं, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु, ये चारों बिंदु एक ही वृत्त की परिधि पर होंगे। ठीक है, या एक ही वृत्त पर होंगे। अगर ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होगा, तो यानी कि ये चारों बिंदु एक ही वृत्त पर, मतलब ये चारों बिंदु एक ही वृत्त पर नहीं होंगे। तो 14वां ऑप्शन है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज तो आपको पता ही होना चाहिए ना, कि देखो किसी वृत्त में अगर हम एक चतुर्भुज बना दें, बस शर्त यह है कि उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों, तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। तो चक्रीय चतुर्भुज में शर्त यह है 14वें ऑप्शन के अनुसार कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा। वैसे यह एक प्रमेय भी है, सम्मुख कोण यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। अगर हम इसे नाम दे दें ए बी सी डी, तो ए के साथ सी को प्लस करेंगे तब 180 अंश होगा, और बी के साथ डी को प्लस करेंगे तब 180 अंश होगा, यानी कि सम्मुख कोण, सामने वाले कोण। ठीक है, अभी लास्ट ऑप्शन बचा है, तो इस पेज में नहीं आ रहा था तो हमने उसे अलग ही इस छोटी सी पतली पट्टी में लिख दिया है। तो यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी एक युग्म का योग 180 अंश हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। जस्ट 14वें ऑप्शन का विलोम तो नहीं कह सकते, लेकिन 14वें ऑप्शन से संबंधित ही है। अगर आप आकृति में देखो तो ये 15वें ऑप्शन में ये बोल रहा है कि अगर कोई भी चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज अगर सम्मुख कोणों को हमने प्लस किया और 180 अंश हो गया, तो वो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज की श्रेणी में आ जाएगा। वैसे वर्ग में भी होता है, वर्ग में भी ये 90 और दोनों को प्लस करेंगे तो 180, यानी वर्ग भी क्या होता है, एक चक्रीय चतुर्भुज के अंदर आता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, वीडियो को भी लाइक कर ही देना अगर आपकी मर्जी हुई तो। और अगर आगे आपका कोई टॉपिक है मैथ से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे भी ज्वाइन होकर आप हमसे बेशक पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।